नमस्कार दोस्तों। अभी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि जो इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत दिन से चला आ रहा है। ऑलमोस्ट 80 दिन उसको हो चुके हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और सारी कंट्रीज़ भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होना शुरू हो चुकी हैं। रिसेंटली कुछ पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि जितनी भी कमर्शियल शिप्स थी, इज़राइली लिंक्ड कमर्शियल शिप्स थी, उनको जो यमन के हाउदी रेबेल्स हैं, उन्होंने अटैक किया उन शिप्स को, उनको डिस्ट्रॉय किया और बहुत तरीके से इससे वर्ल्ड ट्रेड का भी नुकसान हुआ। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया के पोरबंदर कोस्ट के पास एक ऐसी ही कमर्शियल शिप जो कि इज़राइली लिंक्ड कमर्शियल शिप थी, उसको अटैक किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये कमर्शियल शिप जो थी, वो इंडिया आ रही थी या क्या था इस शिप में? इंडिया के लिए क्यों ये बहुत सबब खतरनाक बात है कि इंडिया के कोस्ट के पास अटैक हो रहा है और इंडिया इसमें क्या स्टेप ले रहा है? इस वीडियो में सारी चीज़ों में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, देयर इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएसएफ टीम कि द आईएसएफ टीम ने अपना अचीवर्स बैच लॉन्च कर दिया है। इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर और इन 100 बच्चों पर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये बैच एमके सर की गाइडेंस के अंदर में चलेगा। प्लस जो ये 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे, इनको 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है, अगर ये देखें तो देखो एक शिप थी जो कि इजरायली लिंक शिप थी, मतलब कि इसकी ओनरशिप इसराइल की थी। हालांकि ये शिप माल्टा की थी। तो इस शिप को हम नाम था इसका एमवी कैम प्लूटो। और इस शिप पे क्या हुआ है ना कि बहुत सारा क्रूड ऑयल जो है वो पोरबंदर कोस्ट की तरफ जा रहा था। मतलब इंडिया का जो पोरबंदर पोर्ट है जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर यह शिप जा रही थी एमवी कैम प्लूटो। और तब तक क्या होता है कि इस शिप पर अचानक से अनमैन्ड ड्रोन आकर के अटैक करता है। इस शिप पर आग लग जाती है, जो इसका इंजन वाला पार्ट था वहां पर आग लग जाती है। इस पर आग तो लग जाती है, लेकिन इस पर जो 20 इंडियंस यहाँ पर इस शिप पर इन्वॉल्व थे, जो कि इस शिप पर वर्क करते थे, उनकी जॉब थी यहाँ पर, किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी की डेथ नहीं हुई है। बट क्योंकि ये इंडियन कोस्ट के पास ये पूरा अटैक किया गया है, इसलिए ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब अपनी नेवीज को एक्टिव कर दिया है, डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। जैसे ही ये पूरा इंसिडेंट कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट के पास, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विक्रम, उसको इंसिडेंट पर, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है ठीक वहां पर भेजा गया है। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप होती है, बेसिकली इनका काम होता है पेट्रोलिंग का। जो इंडियन वाटर्स होते हैं वहां पर ये शिप्स पेट्रोलिंग करती हैं। जैसे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज इनको दिखती है, तो उस सस्पिशियस एक्टिविटी के पास जाकर के ये पूरा इंटरोगेट करते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे वगैरह वगैरह। तो जहां पर जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे अभी ये इंसिडेंट हुआ, एक ड्रोन ने आकर के अटैक किया एक कमर्शियल शिप को, तो वहां पर ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप है वो जाएगी, वो कंफर्म करेगी इंसिडेंट को, वो वहां पर इंटरोगेट करेगी कैसे हुआ, कब हुआ, टाइम वगैरह सारा कुछ, और फिर वो मैसेज जो है इंडियन नेवी के पास जाता है एंड देन इंडियन नेवी वहां पर पहुंचेगी अगर ये इंसिडेंट कुछ बड़ा है तो। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया की जो नेवी की मूवमेंट है वो भी देखी जा रही है कि जो पोर्ट्स थे, वेस्टर्न पोर्ट्स थे इंडिया के, वहां पर नेवी धीरे धीरे डिप्लॉय की जा रही है। इस इशू की वजह से, जब से ये इशू हुआ है तब से काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नाउ इफ वी सी कि अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अटैक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएन क्लॉज कह देते हैं। अब यूएन क्लॉज ने 1992 में डीमार्केशन कर दिया था वाटर्स का। अब जैसे सपोज इंडिया का लैंड है, इंडिया का लैंड जहां पर खत्म होगा और वाटर शुरू होगा वहां से, उसको हम बेसलाइन की तरह ले लेते हैं। और उस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, उसको हम टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। और टेरिटोरियल वाटर्स पे क्या होता है कि जो कंप्लीट सोवरेनिटी होती है वो उस कंट्री की होती है जिसका वो टेरिटोरियल वाटर होता है। जैसे सपोज इंडिया का अगर ये टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, तो वो कंप्लीट सोवरेनिटी इंडिया की होगी। सारे लॉज, सारे रूल्स इंडिया के होंगे, वहां पर सारे चीजें इंडिया की होगी। बट वहीं बेसलाइन से अगर आप देखोगे तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, उसको हम ईईजेड कहते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरा सोवरेनिटी हमारी नहीं होती है, बस कुछ सोवरेन राइट्स हमारे होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर कोई मिनरल का एक्सट्रैक्शन होना है, तो उसका राइट उस पर्टिकुलर कंट्री के पास है जिसका वो ईईजेड है। बट यहाँ पर आपको बाकी जो शिप्स हैं, बाकी कंट्रीज की जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनको एक्सेस देना होगा। वो नेविगेशन पर्पसेस के लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए इस जोन में आ सकते हैं, आप यहाँ पर उनको रोक नहीं सकते हो।
तो जो ये अटैक पूरा हुआ है, अगर आप इस अटैक की लोकेशन देखोगे तो देखो ये जो रेड सी वाला जो एरिया है, सुएज कनाल होते हुए रेड सी से जो शिप्स आती थी इंडिया, अब वो अटैक कहीं यहाँ पर हुआ है गुजरात के पोर्ट के पास, जो कि 207 नॉटिकल माइल्स दूर है अगर हम बात करें पोरबंदर पोर्ट से। तो अब 200 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही है, और उससे सिर्फ 17 नॉटिकल माइल दूर ये पूरा अटैक कंडक्ट किया गया है। और इसीलिए ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा खराब बात है। और इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया अभी तक ना एक स्लीपिंग जायंट की तरह रहा है, वो चाहे इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट इंडिया ने नहीं किया। रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन से, उसमें भी इंडिया ने कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल इंडिया का स्टांस न्यूट्रल रहा है इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में। अब अगर ये सारी घटनाएं, ये सारी हरकतें इंडिया के कोस्ट के पास होगी, तो जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा। और अभी तक इस पूरा जो अटैक किया गया है ड्रोन से, अभी तक किसी ने भी इसकी ओनरशिप नहीं ली है, बिकॉज जाहिर सी बात है क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग नेवल पावर, तो कोई भी इसकी ओनरशिप लेना भी नहीं चाहेगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो पूरा अटैक किया गया, हम सबको पता है कि जो ये रेड सी के थ्रू जितनी भी शिप्स आ रही हैं इंडियन ओशियन में, और खासतौर से जो कॉमर्शियल शिप जो कि इजरायली लिंक्ड कॉमर्शियल शिप्स हैं, उनको यमन यहाँ पर है, यमन में जो हाउदी रिबेल्स हैं, हाउदी रिबेल्स जो है उन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है या तो ये यमन के हाउदी रिबेल्स हैं या तो ईरान ने ये काम करवाया है, बिकॉज ईरान भी काफी ज्यादा एक्टिवली, मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको समझाया भी था कि ईरान का इजराइल से क्या कॉन्फ्लिक्ट है और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में ईरान क्यों इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ईरान भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि ये जो अटैक है वो ईरान ने करवाया हो। अब देखो ये अटैक तो ये लोग करवा रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान जो है ना वो पूरी दुनिया को हो रहा है, पूरे वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरीके से हो रहा है कि देखो, मैंने आपको सुएज कनाल वाले अपने वीडियो में बताया था कि पहले जो है ना हम ये पूरा अफ्रीका के थ्रू, पूरा अफ्रीका को सराउंड करके यूरोप की तरफ जाते थे, या यूरोप से जो माल आता था पूरा अफ्रीका को सराउंड करके आता था हमारे पास, तो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हमें पड़ती थी, प्लस कॉस्ट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ता था। तो उसको छोटा करने के लिए सुएज कनाल वाला एरिया यूज किया जा रहा है। रेड सी के थ्रू इंडियन ओशियन में शिप्स आती हैं और फिर इंडिया के पोर्ट्स पर चली जाती हैं। तो ये अभी तक होता था, बट अब क्योंकि रेड सी वाले एरिया पे ये यमन ने जो अटैक करना शुरू किया है कॉमर्शियल शिप्स को अपने ड्रोन के थ्रू, तो उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो अपनी शिप्स को रेड सी के थ्रू भेजती थी, उन्होंने अपना रूट वापस से चेंज कर दिया है और ये अफ्रीका के थ्रू पूरा अफ्रीका को सराउंड करके ये आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ा ही बढ़ा है, प्लस टाइम भी ज्यादा लग रहा है, टाइम भी ऑलमोस्ट डबल लगता है। अगर आप सुएज कनाल का जो रूट यूज कर रहे हो तो आपको 20 दिन में जो जहां पर पहुंचना है, वहां पर अगर आप पूरा घूम के आते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने लग जाएंगे वो काम करने में। तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर इफेक्ट पड़ रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में जो बाकी की बड़ी कंट्रीज हैं, जो कि सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पर जो अटैक हुआ है इंडियन कोस्ट के पास, वहां पर इंडिया का क्या स्टैंस होता है, इंडिया का क्या एक्शन लेती है, वो हमारे सामने कुछ टाइम में सामने आ जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।